नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग सीएनटी एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे इसको जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सीएनटी एक्ट में हम लोग जो है पहला अध्याय को और दूसरा अध्याय को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग जो है अध्याय 3 को देखेंगे, चैप्टर 3 को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में जो है भूधारक के बारे में बताया गया है। भूधारक मतलब भूमि का स्वामी या फिर भूस्वामी कह सकते हैं। ठीक है। और अध्याय 3 में जो है धारा 9 से लेकर के धारा 15 तक जो है यहाँ पे बताया गया है, नियम कानून बताया गया है। किसके बारे में? तो भूस्वामी के बारे में, भूधारक के बारे में। ठीक है। सबसे पहला जो है यहाँ पे धारा 9 है, जिसमें लिखा गया है कि भूधारक के अधिकार। ठीक है। भूधारक के अधिकार मतलब कि इसके अनुसार जो है भूधारक ऐसी लगान को धारण करता है जो अस्थाई बंदोबस्त में निर्धारित किया हो तथा इस लगान में जो है वृद्धि के उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब कि इसको आप अच्छे से समझिए। भूधारक के अधिकार मतलब भूस्वामी के अधिकार, मतलब मान लेते हैं कि ये जो है मेरा भूमि है, हम जो है भूधारक हैं, हम जो है भूस्वामी हैं, इस भूमि का मालिक हम हैं। ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि अगर ये जो मेरा भूमि है इसमें हम किसी किसान को जो है, कोई किसान है, इसको हम बोलते हैं कि आप जो है इसमें खेती करो और आप हमको जो है खेती करने के बदले हमको जो है टैक्स देना। तो हम किसान से टैक्स वसूलेंगे किसके तहत? तो जो अस्थाई बंदोबस्त में जो टैक्स वसूलने का वहाँ पे जो बंदोबस्त किया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग किसान से टैक्स वसूलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि भूधारक के अधिकार। अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो जमींदार हैं इन दोनों के बीच में जो एक व्यवस्था किया गया है लगान वसूलने के लिए। ठीक है। तो उसी व्यवस्था को जो है अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। और भूधारक जो है, भूस्वामी जो है ऐसी लगान को धारण करता है, ऐसा लगान को धारण करता है जो अस्थाई बंदोबस्त में निर्धारित किया गया है। ठीक है। मतलब कि जो अस्थाई बंदोबस्त में जितना लगान वसूलने का इसमें दिया गया है उतना ही लगान हम किसी किसान से जो है वसूलेंगे, अगर वह जो है मेरा खेत में काम करता है या फिर वह मेरे खेत में जो है खेती वगैरह करता है तो। ठीक है। और लिखा गया है कि इस लगान में वृद्धि का उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब कि हम अपने, अगर हम भूमि का मालिक हैं तो हम अपने मनमर्जी जो है किसान से जो है हम लगान ज़्यादा नहीं वसूल सकते हैं। ठीक है। मतलब जो अस्थाई बंदोबस्त में जो लगान लिखा गया है कि इतना ही लेना है तो उतना ही लगान हम किसान से लेते हैं, अगर कोई किसान मेरे खेत में या फिर मेरे भूमि में जो है खेती करती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है भूधारक के अधिकार के बारे में बताया गया है कि वह कितना लगान लेगा और किसके तहत लेगा। ठीक है। एक चीज़ और बताया गया है कि यह जो है लगान नहीं बढ़ा सकता है भूधारक या फिर भूस्वामी। हाँ, जो अस्थाई बंदोबस्त में जितना लगान लिखा हुआ है उतना लगान जो है हम ले सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, धारा 9 हो गया। अब धारा 9 का अब देखिए, इसमें एक पार्ट है 9 का कि ग्राम का मुखिया या फिर भूधारक लगान में बढ़ोतरी कर सकता है लेकिन उपायुक्त के अनुमति से ही मान्य होगा। अब जैसे कि हम जो है खेत जो है किसी किसान को दे दिए। ठीक है। अब किसान खेती कर रहा है और हमको जो है लगान दे रहा है, किसान खेती कर रहा है हमको लगान दे रहा है। अब हम चाहेंगे कि नहीं, हमको लगान थोड़ा सा ज़्यादा दो। ठीक है। या फिर हम कहेंगे कि नहीं, तुम्हारा जो लगान जो दे रहे हो, ठीक है, उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। तो ग्राम का मुखिया या फिर भूधारक या फिर जो भूमि का स्वामी होता है लगान में बढ़ोतरी कर सकता है अगर वह जो है उपायुक्त से अनुमति लेता है तो। ठीक है। अगर उपायुक्त बोल देगा कि ठीक है जाओ तुम, अब तुम्हारा जो भूमि है उसमें जो खेती कर रहा है उससे तुम जो है लगान बढ़ा करके तुम ले सकता है। पहले 8% ले रहा था, अब जो है तुम 10% जो है उससे जो है लगान ले सकता है। मतलब भूधारक के अधिकार में धारा 9 के काम में यही बताया गया है कि आप जो है भूमि से जो लगान ले रहे हो उसमें बढ़ोतरी कर सकते हो अगर तुम जो है उपायुक्त से जो है अनुमति लिया है तो। अगर उपायुक्त बोल दिया है कि ठीक है तुम जो है लगान में बढ़ोतरी कर सकते हो, लगान में बढ़ोतरी कर सकते हो, तभी जो है यहाँ पे भूधारक जो है लगान में बढ़ोतरी कर सकेगा। विदाउट उपायुक्त, बिना उपायुक्त के बिना जो है लगान में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो आपको समझ में आ गई कि धारा 9 और धारा 9 के काम में क्या दिया है
कि धारा 9 में बताया गया है कि भूधारक के अधिकार के बारे में है कि किस प्रकार जो है लगान जो है लेगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। धारा 10 में, ऐसा कोई भूमिहर जिसकी भूमि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अनुसार रजिस्टर में दाखिल हो तो वह अपने भूधृति के लगान में वृद्धि का दायी नहीं होगा। ठीक है, या फिर हमको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा भूस्वामी जिसका भूमि जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1869 में बना था, इसके अंतर्गत अगर उसका ज़मीन रजिस्टर्ड है तो वह जो है लगान में वृद्धि नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ गए ना कि धारा 10 में क्या है, धारा 10 में यही चीज़ लिखा है कि ऐसा भूस्वामी जिसका भूमि जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अनुसार जो है रजिस्टर्ड है उसका ज़मीन, तो फिर क्या है कि वह जो है अपने भूमि से जो है लगान में जो है वृद्धि नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं धारा 11 में। तो इसमें यही चीज़ लिखा गया है कि यदि कोई भूधारक अपने किसी भूभाग का विक्रय या दान करता है तो वह स्थानांतरण भूस्वामी के कार्यकाल में पंजीकृत करना आवश्यक है। मतलब कि हम जो है भूस्वामी हैं, ये भूमि का मालिक हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको जो है अपने सगी संबंधी को दान दे दें। ठीक है, या फिर इसको जो है हम बेच दें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं तो हमको जो है स्थानांतरण भूस्वामी के कार्यकाल में जो है पंजीकृत कराना होगा। हमको बताना होगा कि हमने जो है यह ज़मीन को जो है दान दे दिया है या फिर इसको जो है हम बेच दिए हैं। ठीक है, तो सारा का सारा जितना भी धारा है सारा में जो है भूस्वामी के बारे में बताया गया है कि पहला में जो है धारा 9 में बताया गया है कि भूधारक के अधिकार, भूस्वामी के अधिकार कि किस प्रकार लगान वसूलेगा। ठीक है, अगर लगान में बढ़ोतरी करेगा तो उपायुक्त से जो है परमिशन लेना पड़ेगा। फिर धारा 10 में बताया गया है कि जिसका भूमि जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत आता है वह जो है अपना भूमि में लगान में वृद्धि नहीं कर सकेगा। फिर धारा 11 में बता रहा है कि अगर जो है कोई भूस्वामी भूमि का मालिक चाहेगा कि अपना ज़मीन किसी को दान दे दे, किसी को बेच दे, तो फिर उसको जो है यह चीज़ जो है स्थानांतरण भूस्वामी कार्यालय में जो है उसको रजिस्टर्ड करवाना होगा कि हमने जो है यह ज़मीन जो है दे दिया है, किसी को दान दे दिया है या फिर बेच दिया है। ठीक है, सारा का सारा जो है भूस्वामी के बारे में बताया गया है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो धारा 12 है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यदि कोई भूस्वामी धारा 11 से ज़मीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो आंतरिकी या उसके उत्तराधिकारी को अधिकार है कि वह उपायुक्त के पास आवेदन कर सकेगा और जांच करने के बाद जो है उपायुक्त जो है रजिस्ट्री होने का आदेश दे सकता है। मतलब इसका समझो आप, जैसे कि धारा 11 में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है धारा 11 में कि अगर जो है अपना भूमि जो है भूस्वामी किसी को दान दे देता है और बेच देता है तो उसको जो है रजिस्टर्ड करवाना होगा, पंजीकृत कराना होगा। ठीक है, तो धारा 12 में यही चीज़ बताया गया है कि यदि कोई भूस्वामी धारा 11 से ज़मीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है। अब जैसे कि कोई भूस्वामी क्या हुआ, जिसका भूमि है वो क्या किया कि दान तो दे दिया, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है, पंजीकृत नहीं कर रहा है कि हम जो है इसको हम दान दे दिए हैं या फिर बेच दिए हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है जो दान लेता है ज़मीन या फिर जिसको बेचता है वह क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये भूमि है, अब इसको जो है ये हम है, ठीक है, हमारा भूमि है, हम अपना भूमि जो है आपको हम दान दे दिए तो आप बोलोगे ठीक है दान दिए तो ठीक है रजिस्टर्ड कर दो, क्योंकि धारा 11 में लिखा हुआ है कि हमको जो है रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है, पंजीकृत करना आवश्यक है। तो आप हमको बार बार रिक्वेस्ट करो कि नहीं सो मेरे को जो है आप जो ज़मीन दिए हो उसको जो है पंजीकृत कर दो, रजिस्टर्ड कर दो। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि नहीं हम कहेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, फिर आप कहोगे कि नहीं आपको करना होगा, तो फिर आप क्या करोगे, आप जो है उपायुक्त के पास जाओगे और उपायुक्त तो आदेश देगा, ठीक है, कि आपको जो है उपायुक्त आदेश देगा कि आप जाओ भूस्वामी को बोलो कि हमने जो है रजिस्टर्ड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपायुक्त के पास आवेदन आप करोगे और करने के बाद उपायुक्त जो है जांच करेगा कि सही में जो है
हम जो है आपको दान दिए हैं कि नहीं, और उसके बाद जो है उपायुक्त जो है रजिस्ट्री होने का आदेश दे सकता है। ठीक है, मतलब सीधा सीधी समझ लो कि हम जो है आपको ज़मीन दान में दिए हैं और हम रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप जो है उपायुक्त के पास जाओगे और उपायुक्त जो है आदेश देगा जांच पड़ताल करने के बाद, उसके बाद फिर जो है आप जो है इसको अपने नाम पे जो है रजिस्टर्ड करा सकेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं तो धारा 13 में। तो धारा 13 में यही लिखा हुआ है कि भूमि के विभाजन पर लगान। अब जैसे कि कोई भूमि है, ठीक है, कोई भूस्वामी है, उसका भूमि है, अब भूमि का जो है विभाजन हो जाता है, ठीक है, कि आधा जो है हम रखेंगे, आधा जो है अपने भाई को देंगे, भूस्वामी ऐसा बोलता है। तो अगर भूमि जो है अगर उसका विभाजन हो जाता है तो उसके बावजूद भी जो है भूमि का लगान जो है देना पड़ेगा। ठीक है, धारा 14 में यह बताया गया है कि कोई पुनः ग्रहण, ठीक है, रिक्लेमेशन या फिर पुनः प्राप्ति योग्य जमीन जिनको जमीन दी गई हो से पुनः ग्रहण की स्थिति आने पर पुनः ग्रहित हो जाएगी, लेकिन पट्टे लीज पर दी गई भूमि जहां पर जो है निवास गृह, अस्थायी भवन, अस्थायी उद्यान, बगान, नहर, पूजा स्थल, शमशान को स्थान पुनः अधिकार ना होगा। मतलब कि देखो, इसमें जो है भूस्वामी को जो है अधिकार दिया गया है, क्या दिया गया है कि अगर जो है भूस्वामी कोई जमीन को जो है बेच देता है या दान दे देता है, ठीक है, बेच दिया या फिर जो है दान दे दिया, ठीक है, तो भूस्वामी को जो है इसमें जो है अधिकार दिया गया है कि आप जो है भूमि जो है वापस ले सकते हैं। लेकिन कौन कौन से भूमि, अगर आप जो है उस भूमि पर घर बना लिए हैं तो फिर जो भूस्वामी है वह जो है आपसे ज़मीन नहीं ले पाएगा। अगर जो आपका आप जो ज़मीन ली हो भूस्वामी से, वह ज़मीन अगर अस्थाई भवन बना लिए हो, अपना घर बना लिए हो, तो वह जो है वापस नहीं होगा। ठीक है, पुनः ग्रहण नहीं कर पाएगा भूस्वामी। अगर कोई उद्यान बनाए हो वहाँ पर, कोई बगान बगीचा बनाए हो वहाँ पर, कोई नहर बन गया है, कोई पूजा स्थल बन गया है, कोई शमशान घाट बन गया है, तो इस स्थिति में ये सब जगह को जो है पुनः ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे बताया गया है, धारा 14 में। और धारा जो 15 है यहाँ पर कुछ विशेष बताया गया है, जैसे कि किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी जो है भूस्वामी उसे पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा। मतलब आपको हमने क्या बताया है, जो 14 में बताया गया है कि कोई ज़मीन है जो भूस्वामी किसी को दान दे देता है या फिर बेच दे रहा है किसी को, ठीक है, तो अगर हमने आपको जैसे कि हम ये जो है भूस्वामी हैं, भूमि का मालिक है, हम जो है आपको जो है ज़मीन बेच दिए हैं या फिर आपको जो है हम दान में दे दिए हैं, ठीक है, तो आप अगर उसमें निवास अपना घर बना लिए हो इस भूमि में, या फिर आप जो है इसमें अस्थाई भवन बना लिए हो, या फिर इसमें बगान बना लिए हो, नहर, पूजा स्थल, शमशान घाट बना लिए हो, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है हम जो है आपसे ज़मीन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, वही चीज़ आपको धारा 15 में भी बताया गया है कि किसी ज़मीन की रजिस्ट्री होने पर, अगर रजिस्ट्री हो जाती है तो भूस्वामी जो है उसे पुनः ग्रहणीय ज़मीन को वापस ले सकेगा। हम जो है आपसे ज़मीन छीन सकते हैं, लेकिन वैसा ज़मीन जिस पे आपने घर बनाया हो, अस्थाई भवन बनाया हो, कोई उद्यान, कोई बाग बगीचा बनाया हो, पूजा स्थल, शमशान घाट, ठीक है, या फिर स्कूल बनाए हो या तालाब बनाए हो, तो उस स्थिति में जो है आपसे हम ज़मीन वापस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ आपका जो है धारा 15 में बताया गया है। इससे जो है डायरेक्टली सवाल कहाँ से पूछता है वो चीज़ आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए, एक आप सबसे पहले जो है याद रखना कि सवाल पूछेगा कि अध्याय 3 में जो है CNT एक्ट के अध्याय 3 में जो है किसके अधिकार के बारे में बताया गया है, भूधारक या फिर जमींदार या फिर कुछ भी ऑप्शन में दे देगा, तो यहाँ पे जो है भूधारक के बारे में बताया गया है अध्याय 3 में। एक ये सवाल पूछ सकता है। दूसरा सवाल आपसे जो है ये चीज़ पूछ सकता है कि अगर कोई भूधारक जो है किसी ज़मीन को किसी को बेच देता है या फिर उसको जो है दान दे देता है, ठीक है, तो फिर अगर भूधारक रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है जिसको दिया है ज़मीन उसके नाम पर, तो फिर उसको जो है कैसे जो है उससे जो है छुटकारा पाएगा या फिर कैसे जो है उसको रजिस्टर्ड कर पाएगा। तो फिर लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उपायुक्त के पास जाओ और आप बोलो कि
जिन्होंने मुझे दान दिया है वो रजिस्टर्ड जो है मेरे नाम पे नहीं कर रहा है, तो उपायुक्त नोटिस देगा कि जाओ आप जो है इस भूमि को जो है आप रजिस्टर्ड कर सकोगे, क्योंकि उपायुक्त जो है जांच पड़ताल करने के बाद जो है आपको नोटिस थमा देगा कि जाओ हमने जांच पड़ताल पाया है और उसमें यह पाया है कि भूस्वामी जो है आपको दान दे चुका है और आप जो है अब अपने नाम पर जो है वह ज़मीन को जो है कर सकोगे। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपको जो है एक सवाल और पूछा जाएगा, इसको आप याद रखना कि अगर भूस्वामी या फिर मुखिया जो है, मुखिया या फिर भूधारक या भूस्वामी जो है लगान में बढ़ोतरी करता है तो किसके परमिशन से करता है? अगर कोई भूस्वामी या फिर मुखिया जो है किसी भूमि पर जो है लगान में बढ़ोतरी करता है तो किसके आदेश से करता है, किसकी अनुमति से करता है? तो उपायुक्त के आदेश से, उपायुक्त के अनुमति से जो है करता है। ठीक है, ये तीन चीज़ से, यहाँ से तीनों प्रश्न को आप जो है याद रखिएगा। बाकी जब हम टेस्ट लेंगे इस ऐप पर आपके बैच में, वहाँ पे जो है इस तरह के सवाल आपको वहाँ पे देंगे, आप वहाँ से फिर टेस्ट लगाइएगा तो फिर आपसे जो है सारे प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अध्याय 3 को कंप्लीट किए हैं। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है अध्याय 4 को देखेंगे। अध्याय 4 थोड़ा लंबा है और उसमें जो है करीब आधा घंटा, कम से कम जो है 30 मिनट की क्लास होगी और 30 मिनट में जो है आपको जो है अध्याय 4 को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो है कंटिन्यू बने रहेंगे और कंटिन्यू फिर इसके क्लासेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है एक दिन बाद होगी, तो आप लोग जो है इस PDF को डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं इस ऐप से। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।